हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी 2025 ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसके साथ ही उन्होंने अपना सिलेबस भी जारी कर दिया है। तो चलिए हम देखते हैं सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 विषय हिंदी का सिलेबस। जो हमारा पेपर 1 है उसका सिलेबस भी चेंज हो चुका है। अगर आपको पेपर 1 का सिलेबस देखना है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो है। यहाँ हम चर्चा करेंगे अपना हिंदी विषय 2024 का सिलेबस, जिसकी परीक्षा 2025 में होने वाली है। तो ये द्वितीय प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम हिंदी का जो सिलेबस है, इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो पेपर है वो एज इट इज 2022 के सिलेबस के ही जैसा है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। अगर आपने 2022 का सिलेबस देखा है तो आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। सेम टू सेम यूनिट्स है, सेम टू सेम टॉपिक्स है। जो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस है वो हम अभी यहाँ पर आगे देखेंगे। और अगर आपने 2022 का सिलेबस नहीं देखा है तो चलिए ठीक है, हम आपको एक बार फिर से यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहला हम देखते हैं इकाई 1 में। तो इकाई 1 जो है हमारी, वो है हिंदी भाषा से संबंधित कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या हुआ। जिसमें हम अपभ्रंश पढ़ेंगे, जिसमें हम अवधी, ब्रज, बघेली, मालवी बोली मतलब हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां पढ़ेंगे। जिसमें से हम सरस्वती पत्रिका और अन्य साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ेंगे। खड़ी बोली के जो साहित्यिक स्वरूप था उसका विकास कैसे हुआ, हम ये पढ़ेंगे। इनमें देखेंगे कि जब हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाओं ने और व्यक्तियों ने क्या क्या प्रयास किए, हम ये देखेंगे। और जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें हमारी हिंदी भाषा ने क्या क्या भूमिका निभाई, हम ये यहाँ पर देखेंगे। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि कैसे आई, हम ये देखेंगे। हमारी लिपि की वैज्ञानिकता क्या है और उसकी प्रमुख विशेषताओं के साथ साथ हम इसमें दोष और देव का जो नागरी लिपि है हमारी, इसमें इसके नामकरण में हमें क्या क्या विविध रूप देखने मिलते हैं, विविध मत देखने मिलते हैं, विविध तर्क देखने मिलते हैं, हम ये सब यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो हम बढ़ते हैं इकाई यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हम देखेंगे कि हिंदी भाषा के विविध रूप देखेंगे, जिसमें हम राष्ट्रभाषा, राजभाषा, माध्यम भाषा, संपर्क भाषा इत्यादि चीज़ें देखेंगे। उसके साथ ही हम देखेंगे कि हिंदी के मानकीकरण कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी क्या समस्याएं थी। हम देखेंगे कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, संविधान में किस किस अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग कब से शुरू हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसमें क्या क्या विशेष व्यक्ति, संस्थाएं और क्या क्या ऐसे टूल्स हैं, ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से पूछी जा सकती हैं। इकाई 3 में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि भारत की ज्ञान परंपरा में हिंदी का क्या स्थान है। जो पूरे भारत में हमारी एक ज्ञान परंपरा चली आ रही है, तो हिंदी साहित्य में ऐसे कौन कौन से संत कवि हुए, ऐसे कौन कौन से विद्वान हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य के जरिए भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया। फिर हम देखेंगे इतिहास की लेखन परंपरा और उसके जो क्या क्या स्रोत हैं हम वो भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे काल विभाजन, नामकरण और नामकरण की समस्याएं। फिर हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, उसका साहित्य पर प्रभाव क्या था। आदिकाल का जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो काव्य, लौकिक साहित्य और प्रमुख प्रवृत्तियां और उनके प्रमुख कवि देखेंगे। अन्य हमारी जो इकाई 4 है उसमें हम देखेंगे कि हिंदी कविता का जो भक्तिकालीन साहित्य है यानी भक्ति काल। यहाँ टॉपिक मतलब टॉपिक का एक हम नाम और दे सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं भक्ति काल। तो भक्ति काल में हम देखेंगे, भक्ति काल में हम देखेंगे उसकी साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देखेंगे। भक्ति काल की प्रमुख धाराएं, प्रवृत्ति, निर्गुण धारा, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, सगुण धारा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ये हम देखेंगे। फिर अगला हम पढ़ेंगे संत काव्य परंपरा। इसमें हम देखेंगे कवि, कबीर, दादू, नानक, इनको स्पेसिफिक पढ़ेंगे, इनका दर्शन पढ़ेंगे, इनकी भक्ति भावना पढ़ेंगे, रहस्य भावना, और इनके साथ ही हम उस संत काव्य परंपरा के कुछ अन्य कवियों को पढ़ेंगे, उनकी वैचारिक आधार, सामाजिक अवदान, ये पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक हमारा है सूफी काव्य परंपरा। इसके अंतर्गत हम प्रमुख सूफी कवि पढ़ेंगे जैसे जायसी, कुतुबुन मंजन। इसके अलावा अन्य जो हमारे कवि हैं सूफी कवि, उनका हम साहित्य पढ़ेंगे। फिर सगुण काव्य परंपरा में हम देखेंगे कि राम काव्य धारा है उससे संबंधित कवि देखेंगे।
और हिंदी का राम काव्य देखेंगे कि हिंदी में भक्ति काल में और अन्य कालों में क्या क्या राम काव्य लिखे गए, हम ये देखेंगे। तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी राम के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, हम वो देखेंगे। तुलसी के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कृष्ण भक्ति शाखा में हम क्या पढ़ेंगे, गीति काव्य की परंपरा जो हमारी आधुनिक काल तक चली आ रही थी, भक्ति काल से लेकर, वो हम पढ़ेंगे। कृष्ण काव्य पढ़ेंगे हम कि कृष्ण काव्य मतलब उसमें आदिकाल से लेकर आदिकाल में भी जो हमारे एकाध कृष्ण काव्य लिखे गए हैं वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद भक्ति काल में हमें जो प्रखर रूप से दिखने लगते हैं वो कृष्ण काव्य। फिर जो हमें आधुनिक काल तक कुछ कुछ जैसे प्रिय प्रवास हो गया आपका कृष्ण काव्य, वो हम देखेंगे। फिर सूरदास की भक्ति भावना वात्सल्य वर्णन देखेंगे। भ्रमर गीत का साथ महत्व देखेंगे। कृष्ण भक्ति धारा के विभिन्न संप्रदाय जैसे निम्बार्क, राधा वल्लभ, हरिदासी, पुष्टि, इसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारा जो अगला है वो रचनाएं हैं भक्ति काल की। इन भक्ति काल की रचनाओं में कबीर ग्रंथावली रचना है जिसके संपादक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनके जो कबीर ग्रंथावली की पद संख्या है 160 से लेकर 210 तक, इसका हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे और एक एक पदों का हम अर्थ देखेंगे और उनसे संबंधित जो हमारे शब्दकोश होंगे उनको देखेंगे। फिर हमारी है जायसी ग्रंथावली, संपादक जिसके रामचंद्र शुक्ल हैं, और उनका नागमती वियोग वर्णन हम पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा लिखित है। अब जो हमारा सिलेबस में चेंज है ना वो आपको यहाँ देखने मिलेगा। जो हमारा प्रीवियस सिलेबस था ना सेम ऐसा ही था, लेकिन उसमें क्या था, जो ये पद की संख्या नहीं, ये जो पद संख्या लिखा है ना रामचरितमानस में, पहले हमें वो पद की संख्या देखने नहीं मिलती है। पहले हमें पद की संख्या नहीं देखने मिलती है, पहले हमें ये देखने मिल रहा था पहले वाले जो सिलेबस में इतना लिखा रहता था कि रामचरितमानस, बालकांड, गुरु वंदना, संत वंदना, जीव वंदना, राम भक्तिमयी कविता की वंदना और नाम महिमा, बस हमें इतना देखने मिलता था। और अभी जो नया ऐड हुआ है वो ये ऐड हुआ है दोहा क्रमांक 1 से 15, मतलब आपको अब ढूंढना नहीं पड़ेगा। पहले हमें ढूंढना पड़ता था कि संत वंदना कहाँ है, चूंकि वो रही एक के बाद एक ही, लेकिन जो नए लोग थे उनको समझ में नहीं आता था, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिक दे भी दिया कि 1 से 15 तक ये आपको दिया हुआ है और आपको ये पढ़ना है। अयोध्या कांड में भी ऐसे ही दिया हुआ है, 296 से 316 तक दोहों क्रमांक की संख्या दी है, जिसमें आपका राम भरत संवाद है, चित्रकूट भ्रमण है, श्री राम का भरत को पादुका देकर भरत विदाई है, फिर अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, रावण का दूत भेजना, ये आपका सुंदर कांड में है, ठीक है, और लंका कांड, उत्तर कांड और आपका रामचरितमानस का ये जो कांड है और उनके दोहों की संख्या यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका सूरदास जी का भ्रमर गीत जिसके संपादक थे रामचंद्र शुक्ल और इनकी पद की संख्या 20 से 70 तक। यहाँ हमारा भक्ति काल खत्म होता है। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है इकाई 5 से रीति कविता का रीतिकालीन साहित्य। रीतिकालीन साहित्य में हमें क्या पढ़ना है, रीतिकाल की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पढ़ना है। रीति शब्द का व्याख्या हमें पढ़नी है, किसने क्या क्या रीति का अर्थ दिया, रीतिकाल की क्या क्या प्रवृत्तियां थी, रीतिकाल का मुक्तक काव्य क्या था, प्रबंध काव्य क्या था, हमको ये पढ़ना है। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन थे और उनकी प्रवृत्तियां क्या थी, जैसे केशव, चिंतामणि, पद्माकर, सेनापति, इन चारों को हमको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। फिर रीति सिद्ध काव्य धारा में प्रमुख कवि जो बिहारी हैं इनको हमको आराम से पढ़ना पड़ेगा और इनकी जो बिहारी सतसई रचना है उसको भी हमको आगे पढ़ना पड़ेगा, कुछ कुछ दोहे। फिर रीति मुक्त काव्य धारा में हमें प्रमुख कवि घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर, इनको हमको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा और भूषण को पढ़ना पड़ेगा। इनको हमको एक एक इनके बारे में एक एक इनकी विशेषताएं पढ़नी पड़ेंगी। फिर केशव की जो रचना है रामचंद्रिका, उसमें से अंगद रावण संवाद हमको पढ़ना पड़ेगा। बिहारी सतसई में से जो बिहारी की लिखी है जिसके जो संपादक है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, उसमें से कुछ कुछ दोहे पढ़ने पड़ेंगे, जैसे नंबर 1 दोहा, नंबर 11वां दोहा, नंबर 19, ऐसे करके ये जो सारे नंबर्स दिए हैं हमें ये वाला दोहे कुल 20 पढ़ने पड़ेंगे। फिर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, घनानंद का कवित्व का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, उनके प्रारंभिक 25 दोहे पढ़ने में, शुरू से लेके पहले प्रश्न दोहे क्रमांक 1 से लेके दोहा क्रमांक 25 तक हमको पढ़ना पड़ेगा, मतलब 25 दोहे पद पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे ही भूषण ग्रंथावली में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के
द्वारा संपादित जो भूषण ग्रंथावली उसके 25 पद आरंभ के पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इकाई 6 में क्या है। इकाई 6 में जो है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है, जिसमें हमें काव्य के संदर्भ में पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमियाँ क्या थी। भारतीय जागरण, जिसको रेनेसां भी कहा जाता है, क्या था। भारतेंदु युग क्या था, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थी, उनके प्रमुख कवि कौन थे और उनकी रचनाएं क्या थी। फिर द्विवेदी युग पढ़ना पड़ेगा, सेम उसमें भी प्रवृत्तियाँ, कवि, रचनाएं, ये पढ़ना पड़ेगा। फिर द्विवेदी युग में छायावाद हमें का सीमांकन, उनका नामकरण कैसे पड़ा, किसने दिया, क्या क्या दिया, उसका विरोध कैसे हुआ, उसका परिवेश कैसा था, प्रवृत्तियाँ, कवि और रचनाएं क्या क्या थी, हमको ये पढ़ना है। राष्ट्रीय काव्य धारा और प्रवृत्तियां भी हमें इसी द्विवेदी युग के आसपास देखने मिलती है, इसलिए हमें राष्ट्रीय काव्य धारा और उनके कवि भी पढ़ने पड़ेंगे। अगला है हमारा प्रगतिवाद का उदय कैसे हुआ, उनकी प्रवृत्तियां क्या थी, उनके कवि कौन थे। प्रयोगवाद का उदय कैसे हुआ, उनकी प्रवृत्तियां क्या थी। तार सप्तक हमको पढ़ना पड़ेगा और इनसे संबंधित कवि पढ़ने पड़ेंगे। और आगे हमें क्या पढ़ना है, नई कविता, समकालीन कविता, विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाएं। ठीक है, अब हमें स्पेसिफिक क्या क्या रचनाएं पढ़नी है। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, उससे उसका अतीत खंड पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा आपका साकेत का नवम सर्ग, साकेत का नवम सर्ग पढ़ना पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद का जो कामायनी से चिंता, श्रद्धा और ईड़ा सर्ग। ठीक है, ये 3 सर्ग पढ़ने पड़ेंगे। निराला की राम शक्ति पूजा, बादल राग, जागो फिर एक बार, ये कविताएं पढ़नी पड़ेंगी। फिर दिनकर का परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग, ये पढ़ना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र का जो हमें 7वां सर्ग है, केवल वो बस पढ़ना है। ठीक है, अज्ञेय का असाध्य वीणा और नदी के द्वीप, कविताएं पढ़नी पड़ेंगी। जो उनका संकलन है ना पुस्तक का, उसमें हमें सारी कविताएं पढ़नी पड़ेंगी। केदारनाथ अग्रवाल का फूल नहीं रंग बोलते, कविता संग्रह, हमको उसमें क्या क्या कविताएं हैं, ये जो संग्रह दिए हैं ना, तो इसमें से क्या क्या कविताएं हैं, प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ कविताएं संग्रह दे दी, अब इसमें सपोज मान लीजिए कि इसमें 10 कविताएं होंगी, तो प्रश्न आपका बन जाएगा कि फलाना कविता क्या इस संग्रह में थी या थी कि नहीं थी, ये प्रश्न बन जाएगा। इसलिए हमें पूरे संग्रह पढ़ने पड़ेंगे। फिर दुष्यंत कुमार का साय में धूप गजल संग्रह है, वो देखना पड़ेगा। कुंवर नारायण का आत्मजयी काव्य है, वो देखना पड़ेगा। नागार्जुन का है बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद। कालिदास सच सच बतलाना कविताएं, ये हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर अपनी यूनिट 7 में। यूनिट 7 में हमें देखना पड़ेगा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल गद्य के स्वरूप में। अभी हम पद्य के स्वरूप में देख रहे थे, अब हम गद्य के स्वरूप में देखेंगे। तो गद्य का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी का विकास, भारतेंदु युग की गद्य की प्रवृत्तियां और रचनाकार कौन थे। फिर इसी में हमको आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका का हिंदी गद्य के विकास में योगदान। ये जो हम देखें ना, सरस्वती पत्रिका का हिंदी गद्य के विकास में योगदान, ये जो हमारी पहली यूनिट है, उसमें भी ये टॉपिक कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो कुछ हम वहां भी कवर कर चुके होंगे और कुछ ये भी रहेगा। स्वतंत्रता के पहले हिंदी गद्य साहित्य और स्वतंत्रता के बाद हिंदी गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं का विकास कैसे हुआ, हमको ये पढ़ना पड़ेगा। हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास, जिसमें से हमको गोदान, मानस का हंस, मारभट्ट की आत्मकथा, त्यागपत्र, ये उपन्यास देखने पड़ेंगे, इसको डिटेल्स में देखना पड़ेगा। हिंदी कहानी का उद्भव विकास, जिसमें टोकरी भर मिट्टी उसने कहा था। नशा कहानी, प्रश्न ये पूछा गया था 2022 में कि नशा कहानी मुंशी प्रेमचंद्र के मानसरोवर के किस भाग में संकलित है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी सीधे सिलेबस से भी उठा सकते हैं। पुरस्कार, तीसरी कसम, परिंदे से भी एक प्रश्न पूछा गया था, एक स्टेटमेंट दे दिया गया था और पूछा था ये किस कहानी से है। वापसी, खोई हुई दिशाएं, इसमें से पात्र भी पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं, किसने किससे बोला। अब हमारा आता है हिंदी निबंध, नाटक और एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब आता है हमारा हिंदी नाटक और आलोचना का स्वरूप, उद्भव विकास, प्रमुख निबंधकार, ये पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख जो हमारा नॉर्मल है वो पढ़ना पड़ेगा। विशेष क्या है, विशेष ये है कि आचरण की सभ्यता, जो सरदार पूर्ण सिंह की है। मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय की है। करुणा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देवदारू, इसमें से कुछ कुछ बीच में से प्रश्न पूछ लिया जाता है। पिछली बार जो 2022 में क्या पूछा गया था, इन्हीं में से किसी एक में देवदारू से या इसमें से किसी एक से प्रश्न बीच में से पूछ लिया गया था, कोई एक स्टेटमेंट पूछ लिया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आलोचना में
लहरों का राजहंस ये हो गया आपका, ये तो आ गया आपका नाटक में। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी पढ़ना पड़ेगा, अंधा युग पढ़ना पड़ेगा, कोणार्क पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये गद्य की अन्य विधाओं में आपको रेखा, चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, वृतांत, डायरी, रिपोर्टाज, पत्र, साहित्य स्वरूप। अच्छा, ये जो पत्र साहित्य स्वरूप है, इस पत्र पत्रिकाएं फिर हम शुरू से पढ़ेंगे, उदंड मार्तंड से लेके पढ़ेंगे वर्तमान तक, ठीक है। फिर महादेवी वर्मा का पथ के साथी और अज्ञे का अरे यायावर रहेगा याद, ये यात्रा वृतांत पढ़ेंगे हम। इकाई 8 में हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे काव्य का हेतु, उसकी अवधारणा, प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस संप्रदाय, रस की निष्पत्ति, साधारणीकरण और रस के प्रमुख प्रकार। अलंकार सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें अलंकारवादी आचार्यों को, उनके इस प्रकारों को और ध्वनि सिद्धांत को विशेष रूप से हम पढ़ेंगे। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ध्वनि होगा यहाँ पर, ठीक है, ये ध्वनि सिद्धांत। फिर रीति सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके गुण दोष पढ़ेंगे, वक्रोक्ति और औचित्य सिद्धांत पढ़ेंगे हम। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में तो पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों को पढ़ेंगे हम। उसके अंतर्गत हम प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत, विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, टी.एस. इलियट का परंपरा का सिद्धांत और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र में स्वच्छंदतावाद क्या है, काव्य का अन्य कलाओं से संबंध क्या है, बिंब और प्रतीक क्या है, महाकाव्य, गीति काव्य और दृश्य काव्य का स्वरूप क्या है, ठीक है। अब हमारा आता है जो यूनिट, जिस यूनिट को हम पढ़ेंगे वो है हमारी यूनिट 9। ये यूनिट थोड़ी सी, यूनिट 9 और यूनिट 10 थोड़ी सी हमें विशेष रूप से देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक का जो हमारा हमने यूनिट 8 तक जो कुछ भी पढ़ा, ये हमारा यूजीसी नेट में, आपका एमपी सेट में, अदर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये सारी चीज़ें पूछी जाती थी। लेकिन ये जो 2 यूनिट दी है, ये बहुत ही अलग से दी गई हुई, विशेष है, ये स्पेसिफिक है। इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा हिंदी, मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य एवं प्रमुख रचनाकार। मध्य प्रदेश में कितने हिंदी साहित्य के रचनाकार थे, प्रमुख रचनाकार थे, उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे इससे। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी से प्रश्न आएगा और उनकी रचना, ये कैदी कोकिला, बलिपंथी के लिए, पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान का वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, बाग में बसंत, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का विप्लव गान, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, शिव मंगल सिंह सुमन का तूफानों की ओर घुमा दो नाविक। फिर मिट्टी की बारात, जो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर आधारित है, वो। भवानी प्रसाद मिश्र का शत्रुपुरा के जंगल, सन्नाटा गीत फरोश, श्री कृष्ण सरल का मैं फूल नहीं कांटे नियारे लिखता हूँ मैं, अमर शहीदों का चरण, देश से प्यार शहीद, मुक्ति बोध कहने दो उनको जो ये कहते हैं ब्रह्म राक्षस। फिर शरद जोशी के प्रतिनिधि व्यंग्य, रमेश चंद्र शाह की अकेला मेला डायरी, इससे प्रश्न आया था इस बार। फिर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख हिंदी सेवी साहित्य संस्थाएं कौन कौन सी, इससे प्रश्न आया था। इनसे प्रश्न आया था आपका कि इन संस्थाओं की स्थापना कहाँ हुई थी, ये पूछा गया था इसमें, ये आखिरी यूनिट से, ठीक है। और इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा जैसे निराला सृजन पीठ कहाँ है, आपको पढ़ना पड़ेगा प्रेमचंद्र सृजन पीठ कहाँ है। प्रश्न कैसे आया था इस बार प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा युग्म असत्य है, उसमें दे दिया था प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन में, मुक्तिबोध सृजन पीठ ग्वालियर में, निराला सृजन पीठ भोपाल में, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी सृजन पीठ है, जितने भी स्थान है, उनका स्थान कहाँ है, इनकी स्थापना कहाँ हुई है, हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब हमारा जो अंतिम जो हमारी यूनिट है, उसका टॉपिक है लोक साहित्य और जनजातीय साहित्य। चूँकि मध्य प्रदेश में बहुत अधिक जनजातियाँ रहती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ का साहित्य जनजातीय साहित्य से प्रभावित होगा, तो ये हमें जनजातीय साहित्य ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश का लोक साहित्य क्या है, उसके अंदर लोक कथाएं, लोकगीत, लोक नाट्य, लोक कहावतें, प्रकीर्ण साहित्य, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और हमें पढ़ना पड़ेगा मालवा का जो हमारे में अब जो क्षेत्र आते हैं, जैसे मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़, ये इस क्षेत्र में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इनकी रचनाएं हैं, क्या क्या साहित्य है यहाँ का, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न में ये पूछा जा सकता है आपसे कि जैसे आपका
बुंदेल है या एमपी का कोई एक क्षेत्र है, वहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि बुंदेली साहित्य में नौरता निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है। तो आपको बुंदेलखंड के बारे में, उनके लोक साहित्य के बारे में, उनके नृत्य के बारे में, उनके गान के बारे में, उनके नाटक के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तभी आपको पता होगा कि जो नौरता होता है वो क्या है, वो ऋतु गीत है, त्योहार गीत है, श्रम का गीत है या यात्रा गीत है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है लोक कथाएं, लोकगीत, लोक नाट्य, तो इसमें से एक बार प्रश्न अभी पूछा गया था आपका पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में कि पवाड़ा शब्द निम्न में से किस विधा के लिए प्रयोग होता है। लोक कहावत है ये, कि ये लोक मुहावरा है, कि लोक गाथा है, कि लोक गीत है। अब जब हम ये पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें से वो क्या है। ठीक है, ऐसे ही पूछा गया था। लोकनाट्य से एक प्रश्न पूछा गया था। लोकनाट्य से पूछा गया था प्रश्न कि नटकौरी, खमरास, मौनिया, माच ये किस किस क्षेत्र से संबंधित हैं। जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड, मारवा, निमाड़ कहाँ से संबंधित है, ये पूछा गया था। ऐसे ही पूछा गया था कि ठोठ्यो या ठोठ्या लोक नृत्य संबंध में से क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या नहीं, ये सब पूछा। तो हमें ये बुंदेलखंड, मालवा, आपका निमाड़ और थोड़ा थोड़ा ब्रज का भी थोड़ा थोड़ा, मतलब जो ग्वालियर साइड का एरिया, वो हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। फिर लोक कलाओं को संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की क्या भूमिका है। जनजातीय साहित्य के संरक्षण संवर्धन में साहित्य संस्थाओं का क्या योगदान है, सरकार क्या क्या योजना बना रही है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। ये जो लास्ट की हमारी 2 यूनिट है ना, तो ये हमारी पेपर 2 की 2 यूनिट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। तो इन्हीं चेंजेस के साथ, जो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं माइनर, उसके साथ ही हमें अपनी तैयारी करनी है। और हमारी तो तैयारी कब की शुरू भी हो चुकी है। हमारी तो यूनिट कंप्लीट भी हो चुकी है, हमारे एमसीक्यूज हो चुके हैं। अगर आपको तैयारी करनी है तो प्लीज़ हमसे जुड़िए मेहरा क्लासेस के पास। मेहरा क्लासेस ने आपके लिए सारा सिलेबस का कंटेंट उपलब्ध कराया हुआ है। अगर आपको कंटेंट की प्रॉब्लम है तो आप कंटेंट के लिए जुड़िए। अगर आपके पास कंटेंट है तो अपनी प्रैक्टिस के लिए जुड़िए। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप जुड़िए, जिससे आपको 2025 का जून आते आते तक आपकी प्रैक्टिस बहुत मजबूत हो जाए। तो इसी के साथ ही हम वीडियो के एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए हमसे।